डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में एडमिशन होने पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट, SNKP कॉलेज नीम का थाना, आपको इस वर्ष जो बॉटनी का सिलेबस है वो मैं कवर करवाऊंगा। देखिए, बॉटनी के अंदर आपके 3 पेपर चलते हैं। जो यहाँ पर सिलेबस इसमें पेपर पैटर्न है वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। पेपर फर्स्ट एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। और पेपर थर्ड जो है वो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और पेलियोबोटनी। ये जो पेपर्स हैं, यानी हर सब्जेक्ट के अंदर आपके 3 पेपर्स लगेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी प्रकार से जूलॉजी में भी 3 पेपर हैं और केमिस्ट्री के अंदर भी 3 पेपर हैं। प्रत्येक पेपर अधिकतम 50 अंकों का होगा। ये जो पैटर्न लिया गया है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के उससे है। अब आपके ये पेपर 33 मार्क्स के हैं, प्रत्येक 33 एंड 34। 50 की जगह आपके जो अंक हैं प्रत्येक पेपर के वो कितने हैं? 33 और 34। और इसके अंदर से आपको यानी 100 में से आपको 36 नंबर लाने हैं। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का है और प्रत्येक पेपर के अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। यूनिट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 यूनिट हैं और हर यूनिट में आपको इंटरनल चॉइस दी गई होती है। जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर दो क्वेश्चंस हैं तो आपको एक ही करना है। सेकंड में भी इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन हैं तो आपको एक ही करना है। इस प्रकार से 4 यूनिट में से 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंपलसरी होता है। तो इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप का हो सकता है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। मैं इसमें वैसे फर्स्ट पेपर से शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास जो मटेरियल है वो आपके लिए, जैसे सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी, उससे रिलेटेड मैं आपको माइकोलॉजी यानी पैथोलॉजी से फंजाई से शुरुआत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मेरे आएंगे वो पेपर फर्स्ट से शुरू होंगे और पेपर फर्स्ट ख़त्म होने के बाद मैं पेपर सेकंड पर शुरू करूँगा। तो फंजाई यानी माइकोलॉजी जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, उसके अंदर ये जो फंजाई वर्ड है ये लैटिन भाषा के फंगस शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ मशरूम है। फंजाई किसे कहते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी वर्ड भी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, माइकोस एंड लोगोस। माइकोस को मशरूम्स कहते हैं और लोगोस मीन्स स्टडी। फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। स्पोर बियरिंग करने वाले यानी इनमें बीजाणु बनते हैं कवकों के अंदर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। इनका जो थैलस होता है वो ब्रांच्ड फिलामेंटस होता है और सेल वॉल काइटिन या सेलुलोज से बनी होती है। हेट्रोट्रोफिक होते हैं, विषम पोषी, यानी ऑटोट्रोफिक तो होते ही नहीं हैं। ये कवक विषम पोषित होते हैं और एब्जॉर्प्शन द्वारा ये फूड प्राप्त करते हैं। किसी भी सबस्ट्रेटम पर ये चिपक जाते हैं, अंदर भी चले जाते हैं, सबस्ट्रेटम के बाहर भी रह सकते हैं और ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। एंटोन डिवेरी को मॉडर्न माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है।
मशरूम्स के यानी फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स मैंने नोट किए हैं, वो आपके सामने हैं। जैसे जितने भी कवक होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पर मिलते हैं, जल थल वायु कहीं पर भी मिलते हैं। ये थैलस ब्रांच्ड और हाइफी से बनता है, शाखित कवक तंतु से बनता है। हाइफी मिलकर के क्या बनाते हैं, माइसीलियम, कवक जाल। कवक जाल परपोसे में इंटरसेलुलर हो सकता है, यानी दो कोशिकाओं के बीच में मिल सकता है, या विद इन सेल्स, कोशिकाओं के सीधा कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर सकता है। दो कोशिकाओं के बीच, दो सेल्स के बीच में हो सकता है कवक जाल, या फिर सीधे ही कोशिकाओं में भी एंटर कर जाता है, तो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। जो हाइफी होते हैं वो एसेप्टेट और सिनोसिटिक होते हैं, यानी पट नहीं पाए जाते हैं और संकोशिकीय, जैसे फाइकोमाइस्टीज के अंदर, या सेप्टेट हो सकते हैं, पट युक्त कवक तंतु हो सकते हैं, एक केंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय या द्विकेंद्रकीय हो सकते हैं, जैसे एस्कोमाइस्टीज के अंदर, बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर और ड्यूटेरोमाइस्टीज के अंदर। एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज और फाइकोमाइस्टीज, ये 4 कवकों के वर्ग हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, हमें पढ़ने हैं। सेप्टा कभी कभी सिंपल पोर युक्त हो सकते हैं, या बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर जो पट पाए जाते हैं कवक जाल, जो कवक तंतु हैं उनके बीच में, वो विशेष प्रकार के होते हैं, जिसे डोलीपोर सेप्टा कहा जाता है, जो डायग्राम आपको साइड में, राइट साइड में दिखाई दे रहा है। तो ये अलग टाइप का है जो कि बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर मिलता है। इसमें कुछ निचले दर्जे के कवक हैं जिनको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। इनको छोड़ करके सभी कवकों के अंदर जो सेल वाल, कवकों में सेल वाल मिलती है, जो फंगल सेलुलोज से बनती है या काइटिन से बनती है। रिजर्व फूड इनके अंदर ग्लाइकोजन या ऑयल के रूप में मिलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर में शामिल किया गया है कि जो फंगस के अंदर जो हाइफी होते हैं कवक तंतु, तो इनकी प्रत्येक सेल्स में 1, 2 या अधिक न्यूक्लियस होते हैं, और ये कवक तंतु जिनके अंदर न्यूक्लियस हैं ये होमोकैरियोटिक हो सकते हैं या हेटेरोकैरियोटिक, अर्थात उनमें जो पाए जाने वाले केंद्रक हैं वो एक ही प्रकार के हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के। और इनकी जो डाइकैरियोटिक फेज होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, अल्पकालिक। नेक्स्ट, हायर कैटेगरी के जो फंगस होते हैं उनमें जूस पोर्स नहीं बनते हैं, जैसे एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज, इनमें चल बीजाणु नहीं बनते हैं। जबकि निचले दर्जे के जो कवक हैं जैसे फाइकोमाइस्टीज, इनमें गैमिट्स भी बनते हैं और जूस पोर्स दोनों बनते हैं, चल बीजाणु, यानी मोटाइल स्ट्रक्चर बनती है। इनमें पाई जाने वाली जो फ्लैजिला हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जैसे विप्लेस प्रकार की और टिंसल टाइप की। विप्लेस बिल्कुल चिकनी होती है, घोड़े की चाबुक जैसी, जबकि टिंसल टाइप की जो कसाबिकाएँ पाई जाती हैं वो रोमिल होती हैं, यानी इनकी सरफेस के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं जिनको मास्टिगोनिम्स कहा जाता है। इनके कवक जाल मॉडिफाइड होकर के, रूपांतरित होकर के कुछ विशेष संरचनाएं भी बनाते हैं, जैसे प्रोजेनकाइम, यानी दीर्घ ऊतक। जब कवक तंतु लूजली पैक्ड हो जाता है और कुछ टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर बनाता है तो ये प्रोजेनकाइमा कहलाता है। लूजली पैक्ड हो जाते हैं कवक तंतु। स्यूडोपेरेन्काइमा, इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं कवक तंतु सघन रूप से। राइजोमॉर्फ भी स्ट्रक्चर बनती है, जैसे हाइफी मजबूती से बंध कर रूट के समान रचना बनाते हैं, और इसमें संक्रमण भी की क्षमता जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है इन्फेक्शन की। स्क्लेरोशियम नाम की स्ट्रक्चर बनती हैं। ये गोल चपटी, मजबूत और आभासी मृदुता की संरचना है जो रेस्टिंग स्टेज को प्रदर्शित करती हैं, यानी विश्राम अवस्था को शो करती हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये डोरमेंट रहती हैं।
तो कवक तंतुओं के द्वारा कुछ विशिष्ट संरचनाएं भी बनती हैं जिनके द्वारा कवक अपने आप को बचाए रखता है। इसी प्रकार से एप्रीसोरियम नाम की संरचनाएं कवक तंतुओं के द्वारा बनती हैं। जैसे परजीवी जो कवक होते हैं उनके अनेक स्पीसीज के अंदर कवक जिस पॉइंट से परपोषी के संपर्क में आते हैं, होस्ट के संपर्क में आते हैं, वहाँ सूक्ष्म गोलाकार संरचना बनती है जो इसे होस्ट से चिपकाने में मदद करती है। होस्टोरिया चूसकांग जिसे कहते हैं, ओब्लिगेट जो पैरासाइट होते हैं, यानी ऐसे कवक जो जीवित पदार्थों पर पाए जाते हैं, सिर्फ जीवित पर ही पाए जाते हैं, मृत पर नहीं पाए जाते हैं। यानी अगर जीवित पदार्थ नहीं और वो तो कवक को मरना होगा, इसलिए ऐसे कवक क्या कहलाते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी। तो ओब्लिगेट पैरासाइट में होस्ट से फूड अवशोषित करने के लिए, परपोषी से खाद्य लेने के लिए इंट्रासेलुलर संरचना विकसित होती है जिन्हें क्या कहते हैं? होस्टोरिया कहते हैं। यानी चूसकांग निकलते हैं जो दूर तक, यहाँ पर नीचे डायग्राम में देखिए, होस्टोरियम बनते हैं। तो होस्टोरियम जैसे ये वाला यहाँ पर ये होस्टोरियम बना हुआ है। न्यूट्रिशन देखिए इनका, पोषण। कवकों में विभिन्न प्रकार से न्यूट्रिशन पाया जाता है। एक मोड है पैरासिटिक परजीवी और दूसरा मोड है सेप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी का। परजीवी जो कवक होते हैं वो दो प्रकार से न्यूट्रिशन ले सकते हैं, या तो ओब्लिगेट पैरासाइट के रूप में, अविकल्पी परजीवी के रूप में, उदाहरण के लिए जैसे पक्षियाँ, या फिर विकल्पी मृतोपजीवी के रूप में। यानी कुछ कवक ऐसे होते हैं उनको सजीव पदार्थ अगर नहीं मिला है तो वो निर्जीव पदार्थ पर भी डिपेंड हो जाते हैं, फूड न्यूट्रिशन लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये विकल्पी परजीवी हो गए, विकल्पी मृतोपजीवी हो गए, जैसे अस्टिलेगो। सेप्रोफाइट जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ओब्लिगेट सेप्रोफाइट यानी अविकल्पी मृतोपजीवी, यानी इनको सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ही चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, जैसे म्यूकर। दूसरी ओर है फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी विकल्पी परजीवी बन जाते हैं ये। अगर मृत पदार्थ नहीं मिला तो जीवित से भी लेना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे पाइथियम और फ्यूजेरियम। सिम्बायोंट्स भी होते हैं, सहजीवी कवक। कुछ कवक शैवालों के साथ मिलकर के लाइकेंस बनाते हैं, जबकि कुछ कवक उच्च श्रेणी के प्लांट्स की रूट्स के साथ, यानी हायर प्लांट्स की रूट्स के अंदर या बाहर प्रवेश करके, या तो अंदर प्रवेश कर जाते हैं या बाहर रहते हैं, और प्लांट की रूट्स के साथ मिलकर के कवक मूल बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? माइकोराइजा। यूनिसेलुलर कवक के अलावा अधिकांश जो कवक होते हैं, यानी एकोशी के कवक जो होते हैं, उनके अलावा ज़्यादातर कवकों का जो कायिक कवक जाल है उसका कुछ भाग ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, और ऐसे कवक यूकार्पिक कहलाते हैं। जबकि यूनिसेलुलर जो कवक होते हैं, एकोशी कवक, उसमें पूरी कोशिकाएं ही किसमें बदल जाती है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, और ऐसे कवक कहलाते हैं होलोकार्पिक। तो दो प्रकार के हो गए, यूकार्पिक एंड होलोकार्पिक। अंशकाय फलित और पूर्णकाय फलित। अगला कैरेक्टर इसमें मैंने रिप्रोडक्शंस को लेकर के लिखा है, जनन को लेकर के। जनन कवकों में तीन प्रकार से होता है, कायिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन की खास जो विधियां हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन है यानी खंडन, कोनिडिया बनते हैं, फिशन विखंडन जिसे कहते हैं, बडिंग मुकुलन। तो ये इसके सामने कवक लिखे हैं जिनके अंदर ये विधियां पाई जाती हैं। दूसरा जो तरीका है जनन का वो है अलैंगिक जनन। तो फेवरेबल सिचुएशन में, फेवरेबल जो सरकमस्टांसेज होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां, उनके अंदर कोनिडिया या बीजाणु बनते हैं। स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजिया में होता है, बीजाणुधानियों में। बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानियों में होगा,
या स्पोरेंजियोफोर पर कुछ विशेष तंतु बनते हैं जिनके सिरे पर, या फिर इरेक्ट जो हाइफी होते हैं सीधे तंतु उनके ऊपर। तो बीजाणु कई प्रकार से बन सकते हैं। एक जो लक्षण मैंने लिया है ड्यूटेरोमाइस्टीज वर्ग के जो कवक हैं, ये कवक इम्परफेक्ट होते हैं क्योंकि इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता है। आपने पढ़ा भी होगा, ये फंजाई इम्परफेक्टाई के अंदर आते हैं। तो इसके अलावा सभी कवकों के अंदर लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन के अंदर 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी में 2 कोशिकाएं या 2 गैमेट्स पास पास आते हैं और उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिल जाता है। कैरियोगेमी में दोनों कोशिकाओं का के जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिल जाते हैं। और मियोसिस होता है तो 2n न्यूक्लियस जो होते हैं वो मिल करके क्या बना देते हैं, ऊस्पोर या जाइगोट। तो 2n स्टेज एस्टैब्लिश हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बहुत सारी विधियाँ जैसे प्लेनोगैमेटिक ओपुलेशन। इस प्रक्रिया में 2 मोटाइल गैमेट्स यानी 2 चलने वाले युग्मक आपस में पास आकर आपस में फ्यूज होते हैं। तो ये प्लेनोगैमेटिक ओपुलेशन कहलाएगा। समयुग्मन यानी आइसोगेमी। फ्यूज होने वाले गैमेट्स आकार में समान होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, यानी जो गैमेट्स हैं उनका साइज अलग अलग है। दोनों चलने वाले होते हैं लेकिन आकार एक का बड़ा और दूसरे का छोटा। तो ये सिनकाइटियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनाइसोगेमी यानी असमयुग्मन। जब फ्यूज होने वाले गैमेट्स मॉर्फोलॉजी व फिजियोलॉजी में असमान हों तो ये एनाइसोगेमी कहलाएगा। जैसे एलोमाइसिस। ऊगेमी, इसमें मेल गैमेट जो होता है वो बिल्कुल नॉन मोटाइल होता है, साइलेंट रहता है, और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं। तो ये जनन ऊगेमी कहलाता है। इसके बाद और विधियां हैं जैसे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट यानी युग्मक धानीय संपर्क। इस संयुग्मन में विपरीत सेक्स की यानी विपरीत लिंग की जो युग्मक धानियाँ हैं वो आपस में संपर्क में आती हैं लेकिन इनमें फ्यूज नहीं होता है। इसमें मेल जो गैमेटेंजियम है युग्मक धानी, उससे एक नली निकलती है जिसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं, और जिसके द्वारा मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है। गैमेटेंजियल कोपुलेशन, इस विधि में जो कॉम्पेटिबल गैमेटेंजिया हैं, जो साथ आने योग्य युग्मक धानियाँ हैं वो संपर्क में आती हैं, इनके बीच की वाल गल जाती है और दोनों के न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म मिल जाते हैं और क्या बनता है, जाइगोट, जैसे म्यूकर और राइजोपस में। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल हैं एल्बुगो एंड एस्परजिलस। तो एल्बुगो और एस्परजिलस इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए स्पर्मेटाइजेशन, असल पुंगणु युग्मन। कवकों के एडवांस जो जेनेरा होते हैं जैसे पक्षियाँ, इनके अंदर एंथ्रिडिया यानी पुंधानियाँ और अंडधानियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स इनमें नहीं मिलते हैं और कुल मिलाकर के जो लैंगिक जनन की जो सारी प्रक्रियाएं हैं जैसे प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, ये सब संपन्न हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया में स्पर्मेटाइजेशन व रिसेप्टिव हाइफी स्पर्मेशिया उत्पन्न होते हैं। एक तो कुछ कवक तंतु ऐसे होते हैं जिससे युग्मक बनते हैं अचल, और फिर उन स्पर्मेशिया को प्राप्त करने के लिए क्या बनते हैं, उसी कवक जाल के अंदर रिसेप्टिव हाइफी संवेदी या ग्राही तंतु जो फीमेल का कार्य करते हैं। तो उन दोनों का जब संपर्क होता है उन गैमेट्स का, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटाइजेशन। कई बार काय युग्मन भी पाया जाता है लैंगिक जनन के दौरान, सोमेटोगेमी। जो फंजाई के एडवांस वंशों जैसे पेजाइजा, मोरकेला, इसमें 2 कायिक कोशिकाएं ही आपस में संयुग्मित हो जाती हैं और डाइकैरियोटिक कोशिका बनाती हैं। तो इस प्रकार का संयुग्मन क्या कहलाएगा, सोमेटोगेमी।
तो ये मैंने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स बताए हैं किसके बारे में, फंजाई के बारे में। आप इनको याद रखिएगा और इनके ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं, बाकी ये नोट्स ही आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर में हो सकता है सवाल फर्स्ट जो पेपर है उससे शुरुआत करूँगा। थैंक यू।